स्वागत है आपका द बोर्ड कोचिंग में। 4 मार्च विज्ञान का पेपर जितने भी विद्यार्थी 2025 बोर्ड का देने वाले हैं उनके लिए आज की वीडियो मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में प्री बोर्ड 2025 बोर्ड का जो पेपर है उसका पूरा सोल्यूशन कराऊंगा। कक्षा 10 विज्ञान का 3 घंटे 15 मिनट का पूरा पेपर रहता है और ये पेपर जो है वो मोस्ट वायरल पेपर है जो इम्पोर्टेंट बहुत है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनमें के जो क्वेश्चन हैं वो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% बन सकते हैं, इसलिए मैं इस पेपर का सोल्यूशन करा रहा हूँ पूरा उत्तर के साथ में। आपको मैं दिखाई दे रहा हूं कि उत्तर सहित वर्णनात्मक प्रश्न के जो उत्तर हैं उनका सॉल्यूशन कराऊंगा और जो बहुविकल्पीय प्रश्न के सॉल्यूशन हैं उनका पूरा सॉल्यूशन मैं कराऊंगा, पूरे उत्तर बताऊंगा। तो इस वीडियो को यदि आप लास्ट तक देखते हैं, है ना, लास्ट तक देखते हैं तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपके 70 नंबर जो हैं वो आपके बोर्ड एग्जाम 2025 क्लास 10 साइंस के पेपर में पक्के हो जाएंगे। 70 में 70 नंबर वाली ये वीडियो है। देन इस वीडियो को लास्ट तक देख के आप सारे क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिएगा। एक एक क्वेश्चन आपको मैं पूरा पेपर दिखाई दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं ये पूरा पेपर है, खंडवा भी दिया गया है इसमें और ये टोटल पूरा पेपर है और इसका पूरा सोल्यूशन मैं लेके आया हूँ। सारे जो ये लिखने वाले प्रश्न है 50 नंबर के जो वर्णनात्मक प्रश्न बनते हैं ना, आप जानते हैं कि 50 नंबर के वर्णनात्मक प्रश्न बनते हैं, इनका भी पूरा सॉल्यूशन मैं लेके आया हूं पूरा उत्तर सहित, है ना। आप देख सकते हैं ये पूरा उत्तर सहित है। तो ये वीडियो देखने के बाद आपके 70 नंबर पक्के हो जाएंगे, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप इसका पूरा सॉल्यूशन करेंगे तो मैं कह सकता हूं कि आपके 70 नंबर पक्के हो जाएंगे। चलो आओ देखते हैं, हम इसके निर्देश पढ़ेंगे, उसके बाद इसका पूरा सॉल्यूशन करेंगे, इसलिए आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। देखो निर्देश दिए गए हैं। प्रश्न पत्र 2 खंडों खंड आ तथा खंड बा में विभाजित हैं। आप जानते हैं कि 20 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न और 50 नंबर के लिखने वाले वर्णनात्मक प्रश्न आते हैं। खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न है जिनका उत्तर OMR सीट पे आपको देना रहता है ना। फिर खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न है जिनको आपको कॉपी में लिखना है और प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके जो निर्धारित अंक हैं वो दिए गए हैं, है ना, और सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। ये टोटल निर्देश था और पूर्णांक 70 नंबर का है, आप जानते ही हैं। RSB एक कोड है। 3 घंटे 15 मिनट का पेपर होता है तो इसमें 3 घंटे ही दिए हैं, लेकिन 15 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा, है ना। चलो अब हम खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के हैं, उनका सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले उपखंड का में जो फिजिक्स के पार्ट के जो बहुविकल्पीय प्रश्न है वो दिए गए हैं। आप देख सकते हैं फिजिक्स के क्वेश्चन दिख रहे हैं ना आपको, तो ये फिजिक्स पार्ट के हैं, इसलिए उपखंड का में फिजिक्स पार्ट के क्वेश्चन दिए गए हैं बहुविकल्पीय प्रश्न में। तो आइए इनका एक एक सॉल्यूशन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, यदि वस्तु का प्रतिबिंब छोटा व आभासी हो तो प्रयुक्त दर्पण होगा। यदि वस्तु का प्रतिबिंब छोटा और आभासी हो तो जो दर्पण प्रयोग होने वाला है वो कौन सा है? पहला समतल दर्पण, दूसरा अवतल दर्पण, तीसरा उत्तल दर्पण और चौथा कोई नहीं। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? यदि वस्तु का प्रतिबिंब छोटा व आभासी हो तो जो प्रयुक्त दर्पण है वो उत्तल दर्पण हो जाएगा, यानी थर्ड ऑप्शन इज अ राइट आंसर, है ना। दूसरा क्वेश्चन देखो, 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल के सेल का आंतरिक प्रतिरोध 3 है तो सेल से प्राप्त धारा का अधिकतम मान क्या होगा, है ना। 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल से सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है, जो स्मॉल आर है, स्मॉल आर को आंतरिक प्रतिरोध से और प्रतिरोध को कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, ये आपने पढ़ा होगा। तो सेल से प्राप्त धारा जो आई है वो कितनी होगी? तो पहला ऑप्शन है 1.5 एम्पियर, दूसरा है 0.5 एम्पियर, तीसरा है 3.0 एम्पियर और चौथा है 3.0 मैक्रो एम्पियर, है ना, मैक्रो एम्पियर दिया गया है। तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन 0.5 एम्पियर। यदि 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल के सेल का आंतरिक प्रतिरोध 3 है तो सेल से प्राप्त जो धारा आई है वो कितनी हो जाएगी? 0.5 एम्पियर हो जाएगी। बहुत ही आसान सवाल है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे। सही ऑप्शन 0.5 एम्पियर है ना। चलो तीसरा क्वेश्चन दिखाते हैं। यदि 7 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु 8 सेंटीमीटर की फोकस दूरी के उत्तल लेंस से, है ना, लेंस से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है तो प्रतिबिंब की स्थिति होगी क्या होगी? पहली 24 सेंटीमीटर, दूसरी 34 सेंटीमीटर और तीसरी 12 सेंटीमीटर और चौथी 16 सेंटीमीटर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें? यदि 7 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु 8 सेंटीमीटर की फोकस दूरी के उत्तल लेंस से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है तो प्रतिबिंब की स्थिति 24 सेंटीमीटर पर होगी, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज अ राइट आंसर, है ना। अब हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं। 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या होगी। 1 किलोवाट घंटा में जो जूल की संख्या है वो कितनी होती है? पहला ऑप्शन है 3.6 इंटू 10⁵ जूल और दूसरा है 360 जूल और तीसरा है 3.6 इंटू 10⁶ जूल और चौथा है 3.6 इंटू 10⁻³ जूल। तो 1 किलोवाट घंटा में जो जूल की संख्या होती है वो 3.6 × 10⁻³
6 जूल होती है। तो थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर फोर्थ नंबर क्वेश्चन का। 1 किलोवाट घंटा में जूलों की संख्या कितनी होगी? 3.6 गुणे 10⁻6 जूल, है ना। पांचवा क्वेश्चन देखो, एक अश्व शक्ति बराबर होती है, जो एक अश्व शक्ति होता है वो किसके बराबर होता है? पहला 726 वाट के बराबर, दूसरा 736 वाट के बराबर, तीसरा 746 वाट के बराबर और चौथा 756 वाट के बराबर। तो एक अश्व शक्ति बराबर क्या होता है? 746 वाट, यानी थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। एक अश्व शक्ति बराबर क्या होता है? 746 वाट। आई होप आपको पता चल गया होगा। मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि आप इनको तैयार करते हैं मैं कह सकता हूँ 70 नंबर पक्के हैं आपके क्लास 10 साइंस में, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे। 100% मैं गारंटी ले सकता हूँ। इस वीडियो को पूरा देखो, सेव करके रख लो और पेपर दे के आना, फिर बताना कि इसमें से क्वेश्चन आए या नहीं आए, है ना। लेकिन वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा क्योंकि अभी वर्णनात्मक प्रश्न बाकी हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बोर्ड कोचिंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्लास 10 हिंदी मीडियम के छात्रों की कंप्लीट तैयारी ऑल सब्जेक्ट की कराई जाती है। और यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वायरल पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर, सारी चीज़ों का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जाता है। दिन आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे ताकि वो भी अच्छे से पढ़ के 90% स्कोर करें 2025 बोर्ड एग्जाम में। आइए हम देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। इंद्रधनुष बनने में प्रकाश की कौन सी परिघटनाएं सम्मिलित होती हैं? क्या है? इंद्रधनुष बनने में प्रकाश की कौन सी परिघटनाएं सम्मिलित होती हैं? पहला परावर्तन, फिर अपवर्तन तथा विक्षेपण, दूसरा है अपवर्तन, विक्षेपण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, फिर थर्ड है अपवर्तन, विक्षेपण तथा आंतरिक परावर्तन, फिर फोर्थ है विक्षेपण, प्रकीर्णन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। इसमें परावर्तन भी होगा, अपवर्तन भी होगा तथा विक्षेपण भी होगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। कि इंद्रधनुष बनने में प्रकाश की कौन कौन सी परिघटनाएं सम्मिलित हैं? तो पहला परावर्तन, फिर अपवर्तन, फिर विक्षेपण का मतलब फैलाव, है ना। तो ये फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर 6 नंबर क्वेश्चन का। चलो 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? देखो यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन होता है। क्या विचलन होता है भाई? जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन किसका होता है? पहला लाल रंग का, दूसरा पीले रंग का, तीसरा बैगनी रंग का और चौथा हरे रंग का। तो जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो बैगनी रंग का जो सर्वाधिक विचलन होता है वो किसका होता है? बैगनी रंग का, यानी थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। सही आंसर क्या कौन सा है? थर्ड ऑप्शन, है ना। चलो उपखंड खा देखते हैं। उपखंड खा में अब बायोलॉजी और केमिस्ट्री के प्रश्न हैं। तो सबसे पहले केमिस्ट्री के प्रश्न होंगे, फिर बायोलॉजी के प्रश्न होंगे, आप देख सकते हैं ना। ये एक एक नंबर वाले प्रश्न हैं जो कौन से हैं? बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिनका सॉल्यूशन आपको OMR पर करना था। ये बहुविकल्पीय प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप इनको तैयार करते हैं तो मैं कह सकता हूँ कि इनमें से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, है ना। ये PYQ के द्वारा लिया गया है, जिसमें कई सारे क्वेश्चन पिछले साल में आए हुए हैं। तो तैयार जरूर कीजिएगा, आपसे गुजारिश है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप तैयार करेंगे तो आपकी तैयारी बेहतर ही होगी। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उपखंड खा में निम्न में से किसमें कार्बन कार्बन के मध्य द्विआबंध पाया जाता है? फर्स्ट है एथेन में, सेकेंड है एथाइन में और थर्ड है एथीन में और फोर्थ है सभी में। तो किसमें पाया जाता है? एथेन में। कार्बन कार्बन के मध्य द्विआबंध जो पाया जाता है वो एथेन में पाया जाता है, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर 8 नंबर क्वेश्चन का। 9 नंबर क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। भाई कोई विलयन है जो लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो इसका pH मान संभवतः क्या होगा? पहला 1, दूसरा 4 और 5, सी नंबर 5 और डी नंबर 10। देखो कोई भी विलयन यदि लाल को नीला करेगा तो वो क्षार होगा, और क्षार जो होता है वो 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक होता है ना, 7 से अधिक होता है। तो 10 जो है 7 से अधिक है, यानी क्षारीय होगा। वो जो pH होगा उसका, जो विलयन होगा वो क्षारीय होगा, तभी उसका pH मान 10 होगा, है ना। तभी वो लाल को नीला कर पाएगा। यानी आई होप आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो क्षार होता है वो लाल लिटमस को नीला कर देता है, आपने पढ़ा होगा। तो क्षार जो होता है वो 7 से अधिक होता है, यानी 10 वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है ना। ये 9 नंबर क्वेश्चन का है। फिर 10 नंबर क्वेश्चन है। शुद्ध जल का pH मान पहला 0 है, दूसरा 3 है, तीसरा 7 है और चौथा 12 है। शुद्ध जल जो होता है वो उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन। और इसका pH मान क्या होता है? 7 होता है। 7 से कम होगा, 7 से कम होगा तो वो क्या हो जाएगा? अम्लीय, और ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा? वो क्षारीय। और यदि 7 ही है तो वो उदासीन होगा। तो शुद्ध जल का pH मान 7 होता है, आपने पढ़ा ही होगा, है ना।
चलो 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है? निम्न में से कौन सी धातु जो है वो क्रिया करेगी अम्ल से और हाइड्रोजन को विस्थापित करेगी, H2 को विस्थापित करेगी। आपने पढ़ा होगा अम्ल और क्षार के केमिकल प्रॉपर्टीज में, तो आपने पढ़ा होगा कि जो धातुएं होती हैं वो अम्ल से अब क्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती हैं। तो कौन सी धातु है? पहला Mg, दूसरा Cu, तीसरा Pt और चौथा Hg। तो Mg जो है मैग्नीशियम जो है, यदि उसका रिएक्शन हम अम्ल से कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस जो है वो विस्थापित होगी, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज अ राइट आंसर 11 नंबर क्वेश्चन का। चलो 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अम्लीय विलयन का पीएच मान, अम्लीय विलयन मतलब 7 से कम है ना, तो पहला ऑप्शन 7, सेकंड नंबर 7 से कम और थर्ड नंबर 7 से अधिक और फोर्थ नंबर 0। अगर 7 होगा तो जो विलयन का पीएच मान होगा वो उदासीन होगा, और 7 से कम होगा तो वो अम्लीय होगा, और 7 से ज़्यादा होगा तो वो क्षारीय होगा, यानी अम्लीय पूछा गया है, यानी 7 से कम, तो सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर 12 नंबर क्वेश्चन का। देखो 13 नंबर क्वेश्चन है। प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह होता है, क्या होता है? CHO, फिर क्या है C डबल बॉन्ड O, फिर OH, फिर COOH, तो OH होता है। अल है ना, एल्कोहल है ना, आल वाला जो ग्रुप है OH जो है आल वाला, क्योंकि प्रोपोनल है यानी अल है, यानी OH जो है वो क्रियात्मक समूह है किसका? प्रोपेनल का। तो सही ऑप्शन थर्ड ऑप्शन है ना। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पित्त का निर्माण होता है, पहला फर्स्ट नंबर पित्ताशय में, सेकंड नंबर यकृत में, और थर्ड नंबर अग्नाशय में, और फोर्थ नंबर वृषण में। तो पित्त का निर्माण कहाँ होता है? आपने पढ़ा होगा पित्त का जो निर्माण होता है वो यकृत में होता है, तो सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर। पित्त का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है। 15 नंबर क्वेश्चन देखो। एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण पर कितने ATP अणु प्राप्त करते हैं? भाई एक अणु जो है वो ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण पर कितने ATP अणु प्राप्त करेंगे? पहला 32, सेकंड 34 और थर्ड 38 और फोर्थ 40। तो सही आंसर हो जाएगा 38 है ना। जो ATP हैं, जो एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण पर ATP जो है 38 अणु प्राप्त करते हैं, थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर 15 नंबर क्वेश्चन का। 16 नंबर देखो। यकृत स्रावित करता है, क्या करता है? A नंबर लार, B नंबर जठर रस, C नंबर पित्त रस और D नंबर अग्नसयी रस है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यकृत स्रावित करता है वो पित्त रस को स्रावित करता है, यानी C ऑप्शन इज राइट आंसर 16 नंबर क्वेश्चन का। यकृत जो है वो पित्त रस को स्रावित करता है। 17 नंबर क्वेश्चन देखो। मादा लिंग हार्मोन कहलाता है, कौन है भाई? पहला एंड्रोजन, सेकंड इंसुलिन, तीसरा एस्ट्रोजन और फोर्थ कोई नहीं। तो मादा लिंग हार्मोन जो है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का श्रवण करता है, तो एस्ट्रोजन इज अ राइट आंसर। जो मादा लिंग है वो कौन सा हार्मोन स्रावित करता है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। तो एस्ट्रोजन ऑप्शन दिया गया है, यानी थर्ड ऑप्शन इज अ राइट आंसर 17 नंबर क्वेश्चन का। मादा लिंग की बात करें तो वो एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन जो है वो नर लिंग हार्मोन जो है वो स्रावित करता है, आपने पढ़ा होगा है ना। तो थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर 17 नंबर क्वेश्चन का। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट है, आप मेरी बात मानिएगा और इन सारे क्वेश्चन को तैयार कीजिएगा। अगर आप याद करके जाते हैं तो इनमें से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में, है ना। 18 नंबर क्वेश्चन देखो। परागकोश में होते हैं, पहला अंडाणु, सेकंड नंबर परागकण और तीसरा बीजांड और फोर्थ नंबर कोई नहीं। तो परागकोश में क्या होंगे? परागकण होंगे, यानी सेकंड ऑप्शन इज अ राइट आंसर। परागकोश में क्या पाए जाते हैं? परागकण पाए जाते हैं, है ना, इन्हें पोलन कहते हैं, है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर सेकंड ऑप्शन इज अ राइट आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन देखो। द्विखंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है। द्विखंडन विधि द्वारा अलैंगिक की बात की गई है, तो किसमें होता है? पहला अमीबा में, दूसरा प्लाज्मोडियम में, तीसरा ब्रायोफिलम अजूबा में और चौथा जो है आलू में। तो द्विखंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन जो है वो अमीबा में होता है, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज अ राइट आंसर। 10% का नियम देने वाले वैज्ञानिक है, 20 नंबर क्वेश्चन है। 10% का नियम देने वाले, ये खाद्य श्रृंखला वाले चैप्टर से है। पहला ओडम, सेकंड नंबर लिंडमैन है ना, यहाँ पे लिंडमैन है। रेंडन इनका पूरा नाम रेंडम है ना, ये रेमंड लिंडमैन पूरा नाम इनका है। फिर सेकंड नंबर टेंसले और फोर्थ नंबर हेकल। तो सही ऑप्शन ये हो जाएगा रेमंड लिंडमैन जो है वो 10% का नियम देने वाले वैज्ञानिक हैं, और ये नियम किसमें काम करता है? खाद्य श्रृंखला वाले नियम में, है ना। तो ये 20 क्वेश्चन हो गए जो बहुकल्पीय प्रश्न थे, मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट थे। यदि आप इनको तैयार करते हैं, मैं कह सकता हूँ कि इनमें से क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम 2025 विज्ञान के पेपर में 4 मार्च को आपका विज्ञान का पेपर है उसमें देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं खंड व वर्णनात्मक प्रश्न का। इसमें उपखंड का है। उपखंड का में पहले फिजिक्स पार्ट के हैं, पहले फिजिक्स पार्ट के क्वेश्चन हैं, फिर उपखंड खा में किसके हैं? केमिस्ट्री के हैं। फिर गा में किसके हैं? बायोलॉजी के हैं। तो टोटल ये सारे क्वेश्चन का आंसर मैं बताता हूँ, पूरी कॉपी में मैंने लिखी है, जैसे बोर्ड पेपर की कॉपी होती है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इनका पूरा सोल्यूशन आइए करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है?
खंडवा वर्णात्मक प्रश्न उपखंडका में पहला क्वेश्चन है जो 4 नंबर में बनता है ना, लॉन्ग क्वेश्चन है। तो एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र एवं फोकस के मध्य रखी वस्तु के प्रतिबिंब के बनने का किरण आरेख खींचिए। तो ये देखिए ऐसे लिखेंगे आप, खंडवा वर्णात्मक प्रश्न उपखंडका और उत्तर नंबर 1 देख लीजिए। ऐसे लिखा जाता है बोर्ड की कॉपी में, ऐसे इधर साइड में लाइन खींचेंगे, इधर खींचेंगे, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ, ठीक है। फिर ऊपर खंडवा वर्णात्मक प्रश्न उपखंडका, फिर उत्तर नंबर 1, इस तरीके से। अब आप अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य रखी वस्तु का प्रतिबिंब कुछ इस प्रकार बनता है ना, आप चित्र देख सकते हैं। और एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र, ये वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, ये फोकस है वक्रता केंद्र और फोकस, यहाँ पे फोकस दिख रहा है आपको ना, तो इसके बीच में जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो वास्तविक होगा और उल्टा होता है तथा वक्रता केंद्र से परे बनता है। परे का मतलब दूर बनता है। वक्रता केंद्र कहाँ है? सी को वक्रता केंद्र कहते हैं शायद, है ना, तो उसी से परे बनेगा, दूर बनेगा। तो इस प्रकार ये पहले क्वेश्चन का आंसर है जो किरण आरेख है। क्या लिखा है? एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर फोकस के मध्य रखी वस्तु के प्रतिबिंब के बनने का किरण आरेख कुछ इस प्रकार है। और इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वास्तविक और उल्टा बनेगा। इसकी प्रकृति क्या होगी? जब कोई अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में वस्तु रखी गई है तो उसका प्रतिबिंब सदैव क्या बनता है? वास्तविक और उल्टा होता है ना, तथा वक्रता केंद्र से परे बनता है। तो इस प्रकार ये किरण आरेख है। उत्तर नंबर 1 का आंसर यही होगा। 4 नंबर अगर आप ऐसा लिखते आते हैं देन 4 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, दूरदृष्टि दोष क्या है, इससे किस प्रकार संशोधित किया जा सकता है, आवश्यक किरण आरेख भी बनाइए। 4 नंबर में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका उत्तर मैं दिखाता हूँ 2 नंबर का। देखो उत्तर नंबर 2 आपको दिख रहा है ना। सबसे पहले दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष को दीर्घ दृष्टि दोष भी कहते हैं, में व्यक्ति का निकट बिंदु सामान्य स्थिति की तुलना में दूर खिसक जाता है और मनुष्य समीप की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। मतलब दूरदृष्टि दोष में समीप की वस्तुओं को नहीं देख पाता है व्यक्ति, जिसको दूरदृष्टि दोष हो गया है। इस दोष को दूर करने के लिए अभिसारी अथवा उत्तल लेंस का हम प्रयोग करते हैं। मतलब इसके निवारण के लिए, दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल या अभिसारी लेंस का प्रयोग किया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे फिगर है, दूरदृष्टि दोष का निवारण कैसे किया जाता है। ये पूरा लेंस है, नेत्र लेंस है, और यहाँ पे ये नेत्र लेंस है। यहाँ पे उत्तल लेंस जब लग जाता है तो डायरेक्ट रेटिना पे प्रतिबिंब जो है वो बनता है। यहाँ पे निकट दृष्टि दोष, यहाँ पे डी है ना, यहाँ पे उत्तल लेंस है, निकट बिंदु की नई स्थिति, यहाँ पे 25 सेंटीमीटर से अगर कोई वस्तु देखा जाता है, मतलब दिखता है कोई व्यक्ति उत्तल लेंस लगाने के बाद, तो उसका जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर बनेगा। इस प्रकार स्पष्ट जो है वस्तु दिखाई देगी, है ना। तो ये पूरा प्रश्न 2 का उत्तर है। आप देख सकते हैं बहुत ही आसान है। ये पूरा दृष्टि दोष का निवारण के लिए फिगर बना हुआ है। ऐसे आप फिगर बनाएंगे और ऐसे उत्तर लिखेंगे यदि क्वेश्चन पूछा जाता है। अब मान लेते हैं दूरदृष्टि दोष पूछा गया है, अब उसमें आपके एग्जाम 2025 बोर्ड में निकट दृष्टि दोष पूछ जाए तो उसको पढ़ लेंगे, है ना। इस प्रकार आप इसका सोल्यूशन करेंगे उत्तर नंबर 2 का। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे उत्तर नंबर 3 देखते हैं। उत्तर नंबर 3 है, एक 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक 15 सेंटीमीटर फोकस वाले अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए कि उसका 5 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बने और प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात करें। तो 4 नंबर में क्वेश्चन बना है। 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आपको करना है। देख सकते हैं उत्तर नंबर 3 है। इसका सोल्यूशन आप कैसे करेंगे, देखो माना कि वस्तु के दर्पण के सामने यू दूरी पर रखा है। मान लेते हैं हम कि वस्तु का जो दर्पण है वो सामने यू दूरी पर रखना है। जब प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा होता है तब आवर्धन जो होगा वो ऋणात्मक होगा, माइनस में होगा, यानी आवर्धन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -v/u बराबर -5, क्योंकि यहाँ पे आपको दिया गया है क्वेश्चन में कि जो प्रतिबिंब है उसका 5 गुना बनता है, यानी आवर्धन जो है 5 है, और जबकि ये वास्तविक और उल्टा की बात की जा रही तो यहाँ पे -5 हो जाएगा, अथवा v = +5u, है ना। u जो है इधर ट्रांसफर हो जाएगा, माइनस माइनस ये माइनस माइनस कट जाएगा और यहाँ पे 5u हो जाएगा। फिर दर्पण की फोकस दूरी f बराबर -15 सेंटीमीटर दी गई है। यहाँ पे देख सकते हैं 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, है ना, तो -15 सेंटीमीटर f बराबर दिया गया है। सूत्र क्या होता है, 1/u + 1/v + 1/f में तथा v तथा f का मान रखने पर इसमें v और f का मान रख देंगे, अथवा 1/v + 1/5u बराबर -1/15, अथवा क्या हो जाएगा 6/5u बराबर 1 -1/15, अथवा 5u = यहाँ 15 छक्का 90 हो जाएगा -90, अथवा u = -18 हो जाएगा। इसको भाग देंगे तब, है ना, 18 × 5 = 90 होता है। फिर वस्तु दर्पण के सामने 18 सेंटीमीटर दूरी पर
रखेंगे, है ना। वस्तु कहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे पूछा गया है कि वस्तु कहाँ, यहाँ पे देखो एक कितनी दूरी पर वस्तु रखी जाएगी, तो कहाँ पे रखी जाएगी बेटा, 18 सेंटीमीटर दूरी पर रखेंगे। और आगे पूछा है प्रतिबिंब की स्थिति भी याद कीजिए, तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, आगे देखो। अब v बराबर -5u बराबर 5 गुणे -18 यानी 18 पंच 90, तो -90 यानी प्रतिबिंब दर्पण के सामने 90 सेंटीमीटर दूर पर बनेगा। तो इस प्रकार इस आंसर का पूरा सोल्यूशन हो गया। उत्तर नंबर 3 का सोल्यूशन ऐसे आपको करना है बोर्ड एग्जाम में अगर पूछा जाता है। तो मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप तैयार कर लीजिए। पी बाई क्यों उठा के देखेंगे, मीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, पिछले साल के प्रश्न पत्र देखेंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा। देन आप इसको भी तैयार कीजिए, है ना। अब देखो चौथा क्वेश्चन है, विद्युत मोटर का नामांकित आरेख बनाइए। 6 नंबर में क्वेश्चन बना है और ये कई बार मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन बना है। दिन आप इसको तैयार कीजिएगा। विद्युत मोटर का नामांकित आरेख खींचिए, इसका सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। विद्युत मोटर में विभक्त वलय का क्या महत्व, तो इसका आंसर आइए आपको दिखाते हैं कैसे लिखेंगे। देखो उत्तर नंबर 4 है ना। सबसे पहले विद्युत मोटर क्या होता है इसके बारे में आपको लिखना है। तो विद्युत मोटर एक विद्युत यांत्रिक मशीन है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। विद्युत मोटर क्या है, विद्युत मोटर एक विद्युत यांत्रिक मशीन है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। सिद्धांत में आप क्या लिखेंगे, वैद्युत मोटर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करती है। विद्युत मोटर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करती है। आरेख देख सकते हैं, ये विद्युत मोटर का आरेख है। यहाँ पे ये चुंबक है नॉर्थ साइड का, ये साउथ साइड का। यहाँ पे ये मोटर बॉक्स है, इसी से प्रणालिका जुड़ी होती है। और यहाँ पे जो C1 और C2 है ये क्या है, ये वलय है और ये वलय से ही करंट जो है वो जुड़ी रहती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लस और माइनस सेल लगा हुआ है, तो ये पूरा विद्युत मोटर का आरेख है। इसमें आप देख सकते हैं इसकी कार्यविधि क्या है। जब आर्मेचर इसको बोला जाता है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो आर्मेचर पर चुंबकीय क्षेत्र में बल आरोपित होता है। उसके बाद क्या होता है, चूंकि आर्मेचर के दोनों सिरों ए बी, ए कहाँ है, एक ये है और बी है ना। दोनों सिरों ए बी एवं सी डी, यहाँ पे आप देख सकते हैं सी डी, एक पहला सिरा ये है, दूसरा सिरा ये है। धारा की दिशा आगे देखेंगे, धारा की दिशा विपरीत होती है। विपरीत का मतलब उल्टा होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे उल्टा है ना, आमने सामने है, ए बी इधर है और डी सी इधर है, तो ये उल्टा है ना। फिर आगे क्या है, दोनों ही भुजाओं पर आरोपित बल क्या होता है, बराबर किंतु विपरीत दिशा में कार्यरत होते हैं। विपरीत दिशा में आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर आपको फिगर दिखाया जाए, चित्र दिखाया जाए, तो ये दोनों विपरीत दिशा में वर्क करते हैं। आगे देखो क्या है, इस प्रकार बलयुग्म का निर्माण होता है। क्या होता है, बलयुग्म लगता है, एक बल का निर्माण होता है जिसे बलयुग्म कहते हैं। यह बलयुग्म आर्मेचर में एक निश्चित दिशा में घूर्णन का मतलब घुमाव करता है, घूमने लगता है। आप एक देख सकते हैं ये जो आर्मेचर है ये घूमने लगता है, ये जो वलय है, ये प्रणालिका दिख रही है, ये घूमने लगता है जब ये दोनों विपरीत दिशा में वर्क करते हैं। फिर आगे देखो, फिर चौथा क्या है, C1 क्या होता है, देखो C1 ये है, C1 ये वलय है और ये C2 है ना, आप देख सकते हैं। तो C1 एवं C2 विभक्त वलय आर्मेचर के साथ गति करते हैं तथा प्रत्येक अर्ध घूर्णन के पश्चात इनका संपर्क B1 तथा B2 से क्रमशः होता रहता है, जिसके कारण AB एवं CD भुजाओं में धारा की दिशा ज्यों की त्यों बनी रहती है और B1 तथा B2 को कामटेटर या संपर्क ब्रुश कहते हैं। इसकी मदद से C1 व C2 द्वारा विद्युत धारा आर्मेचर में प्रवाहित होती रहती है। इस प्रकार क्या होता है, जो विद्युत यांत्रिक मशीन है वो क्या करती है, ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। तो ये पूरा आंसर हो गया। ये 6 नंबर में डायरेक्ट क्वेश्चन बना था और मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट था, कई बार बोर्ड परीक्षा में बना हुआ है। दिन आप इसको तैयार कर लीजिएगा और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिएगा। यदि 6 नंबर पक्का करना है दिन इसको पढ़ लीजिएगा। ये वीडियो जो है मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट है। दिन आप अगर अभी तक देख रहे हैं तो पूरा देख लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी देख के अपनी तैयारी को बेहतर कर सके। साथ में कमेंट में बताइए कि ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है या नहीं। आइए आगे देखते हैं, आगे जो क्वेश्चन है उनका सोल्यूशन भी आपको करना है। इस प्रकार आपने क्या किया, उपखंड का सोल्यूशन जो है कर लिया। उपखंड खा का पहला क्वेश्चन है, निम्न का IUPAC नाम लिखिए। पहला है एथिल एल्कोहल, दूसरा है एसीटोन। ये दो नंबर में है, यानी 2 नंबर में है और ये खा नंबर है। इसका पहला का है फिर खा है ना, 5 का और खा 2 क्वेश्चन है जो 2 नंबर में बने हैं। 4 नंबर में 2 क्वेश्चन है ना। तो पहला एथिल एल्कोहल और एसीटोन का IUPAC नाम आपको लिखना है। देखो कैसे लिखना है आपको, देखो
साधारण नाम एथिल अल्कोहल, इसका आईयूपीएसी नाम क्या है, एथेनॉल है। फिर एसीटोन, इसका आईयूपीएसी नाम क्या है, प्रोपेनोन है। तो आप याद कर लेंगे। उत्तर नंबर 5 उपखंड का पहला क्वेश्चन जो था वो क्या था, निम्न के आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है निम्न का आईयूपीएसी नाम लिखिए। पहला एथिल अल्कोहल और दूसरा क्या था, एसीटोन। तो आपने लिखा एथिल अल्कोहल को आईयूपीएसी नाम में एथेनॉल कहते हैं और एसीटोन को प्रोपेनोन कहते हैं। अगला क्वेश्चन खा नंबर क्या था, खनिज एवं अयस्क में अंतर लिखो। खा नंबर है, 2 नंबर में क्वेश्चन बना है। खनिज और अयस्क में अंतर मोस्ट ऑफ इंपोर्टेंट, जो कई बार बोर्ड परीक्षा में बना है। तो खा नंबर खनिज एवं अयस्क में अंतर आप कैसे लिखेंगे, पहले एक तरफ खनिज डालेंगे, दूसरी तरफ अयस्क। अब इसका उत्तर लिखेंगे। तो पहला, खनिज वे प्राकृतिक पदार्थ हैं जो पृथ्वी के भूपर्पटी के रूप में पाए जाते हैं, पृथ्वी पर भूपर्पटी के रूप में पाए जाते हैं। और अयस्क क्या होता है, जबकि अयस्क वे खनिज हैं जिनसे धातु आसानी से मिलती है ना। अयस्क क्या है, अयस्क जो है वे खनिज हैं जिनसे धातु जो है वो आसानी से मिलती है। तो आई होप पहला अंतर समझ में आपको आया है। दूसरा अंतर, खनिज में एक क्रिस्टलीय संरचना होती है, खनिज में एक क्रिस्टलीय संरचना होती है और अयस्क की एक सुपरिभाषित संरचना होती है ना। खनिज में एक क्रिस्टलीय संरचना होती है और अयस्क में सुपरिभाषित संरचना होती है। उदाहरण की बात करें तो जिंक, हीरा, ग्रेफाइट, सोना, कैल्साइट आदि ये किसके उदाहरण हैं, खनिज के। और अयस्क के कौन कौन से उदाहरण हैं, कापर पायराइट, कापर ग्लास, क्यूपायराइट, बॉक्साइट, हेमेटाइट, ये सब अयस्क के उदाहरण हैं। तो आई होप 2 नंबर आपको इसके मिल गए और 2 नंबर आपको इसके मिल गए। इस प्रकार 4 नंबर जो हैं टोटल कंप्लीट हो गए। मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दिन आप इसको भी तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 6 नंबर क्वेश्चन में भी 2 क्वेश्चन है, 2-2 नंबर में, 2-2 नंबर में। देखो पहला है संकलन अपक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है और दूसरा है संक्षारण जो होता है संक्षारण पर टिप्पणी लिखिए। तो पहला देखो संकलन अपक्रिया, आपको मैं बताता हूँ कि संकलन अपक्रिया क्या होती है। देखो संकलन अपक्रिया क्या होती है, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। जैसे A + B मिलके C, मतलब एक ये पदार्थ है, दूसरा ये है, ये दोनों मिलके कोई नए तीसरे पदार्थ का अकेला, एकल का मतलब अकेला होता है, सिंगल है ना, उसका निर्माण करते हैं। तो देखो जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उन्हें संकलन अपक्रिया कहते हैं। उदाहरण की बात करें तो C कार्बन है और ये O2 ऑक्सीजन से क्रिया करके, ये 2 पदार्थ है ना, 2 या 2 से अधिक, तो 2 पदार्थ हैं, ये एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं जिसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं रिएक्शन करके। आई होप आपको संकलन अपक्रिया समझ में आई होगी। ये पहला है। फिर सेकंड नंबर क्या था, सेकंड नंबर था संक्षारण पर टिप्पणी लिखिए। आप देख सकते हैं 2 नंबर में क्वेश्चन। तो देखो संक्षारण पर आप टिप्पणी कैसे लिखेंगे। संक्षारण एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें धातुओं का पानी, ऑक्सीजन, अम्ल या क्षार के संपर्क में आने पर धीरे धीरे खराब होने लगती है, मतलब क्षय होने लगती है। क्षय का मतलब नष्ट होने लगती है ना। जब कोई एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, जब कोई धातु पानी, ऑक्सीजन या अम्ल या क्षार के संपर्क में आएगा तो वो धीरे धीरे नष्ट होने लगेगा, खराब होने लगेगा, है ना, क्षय उसका होने लगेगा। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, संक्षारण कहलाती है। जैसे उदाहरण देखो, लोहे पर जंग लगना, है ना, लोहे पे मूर्छा लगना जो है, जंग लगना, वो इसका एग्जाम्पल है, संक्षारण का ही एग्जाम्पल है। चांदी पर काली परत, चांदी जो होती है वो धीरे धीरे काली हो जाती है, कुछ समय तक ऐसे हवा के संपर्क में रहेगी, वायु के संपर्क में रहेगी तो वो काली हो जाती है ना। तो ये किसके कारण होता है, संक्षारण के कारण ही होता है। तो आई होप 2 नंबर इसके पक्के हो गए और 2 नंबर इसके पक्के हो गए, 4 नंबर आपके पक्के हो गए बोर्ड पेपर में। चलो अगला क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित होने पर विद्युत अपघटनी विधि का वर्णन कीजिए। इस प्रक्रिया में बने मुख्य उत्पाद लिखिए, रासायनिक अपक्रिया का समीकरण भी लिखिए तथा उपयोग में लाए गए उपकरण का नामांकित चित्र बनाइए। 6 नंबर में क्वेश्चन बना है। तो हम अथवा वाला क्वेश्चन करेंगे। धातुओं की सक्रियता श्रेणी क्या होती है, इसकी विशेषताएं लिखिए। तो ये 3-3 नंबर में है। 3 नंबर धातुओं की सक्रियता श्रेणी क्या होती है इसकी, और 3 नंबर इसकी विशेषताएं क्या है। तो इसका उत्तर हमने लिखा है, तो इसको आपको दिखाते हैं कि कैसे आपको बोर्ड पेपर में इसका आंसर लिखना होगा, है ना। चलो देखो उत्तर नंबर 7 है ना, उत्तर नंबर 7 का ही सोल्यूशन आप कर रहे हैं। देखो धातुओं की सक्रियता श्रेणी क्या होती है, धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित करने पर बनने वाली श्रेणी को हम धातुओं की सक्रियता श्रेणी कहते हैं और इसकी मदद से किसी तत्व की क्रियाशीलता का पता चलता है। भाई धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के घटते क्रम में, जैसे सबसे पहले वो धातु होंगे जो अधिक क्रियाशील होंगे, मतलब अधिक क्रियाशील वाले धातु सबसे पहले रहेंगे, उसके बाद उससे कम, उससे कम, उससे कम, इस प्रकार से घटते क्रम में व्यवस्थित करते हैं। तो उसे हम, उस बनने वाली श्रेणी को हम धातुओं की सक्रियता श्रेणी कहते हैं और इसकी मदद से किसी तत्व की क्रियाशीलता का पता चलता है कि कौन तत्व कितना क्रियाशील है ना। अब हम बात करते हैं धातुओं की सक्रियता श्रेणी। इस प्रकार ये लिख देते हैं तो 3 नंबर मिल गए। फिर धातुओं की सक्रियता श्रेणी की विशेषताएं क्या होती हैं, तो पहला
सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे वाली धातुएं कम क्रियाशील होती हैं। भाई सक्रियता श्रेणी में जब हाइड्रोजन जो है उसके बाद आने वाली धातुएं जो होती हैं वो कम क्रियाशील होती हैं और तन अम्लों के साथ क्रिया नहीं करती। भाई जब वो कम क्रियाशील होंगी तो किसी के साथ क्रिया नहीं कर पाएंगी, रिएक्शन नहीं कर पाएंगी। फिर दूसरा क्या है, सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर वाली धातुएं तन अम्लों के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालती हैं। क्या करती हैं, सक्रियता श्रेणी में जो हाइड्रोजन से ऊपर प्लस वाली जो होती हैं, कम वाली जो ज़्यादा वाली होती हैं वो क्या करती हैं, ऊपर वाली धातु में तन अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। जैसे Mg हो गया है ना, Mg जो है मैग्नीशियम जो है वो अम्लों के साथ क्रिया करके H2 गैस हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती है, तो इसका एग्जाम्पल हो सकता है। नेक्स्ट है, सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे पाई जाने वाली धातुएं जैसे सोना और चांदी ऑक्सीजन के साथ सबसे कम क्रिया करते हैं ना। सक्रियता श्रेणी में जो सबसे नीचे पाई जाने वाली धातुएं होती हैं वो सोना और चांदी के साथ तथा ऑक्सीजन के साथ सबसे कम क्रिया करते हैं। तो ये क्या है, विशेषताएं हैं। किसकी विशेषताएं हैं, धातुओं की सक्रियता श्रेणी की विशेषताएं आप पढ़ रहे हैं। फिर नेक्स्ट है, सक्रियता श्रेणी में ऊपर पाई जाने वाली धातुएं जैसे पोटेशियम तुरंत ही ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेती है। पोटेशियम जो है सबसे ऊपर पाई जाती है सक्रियता श्रेणी में और ये सबसे क्रियाशील तत्व है, तो ये तुरंत ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेती है। तो इस प्रकार आपने क्या पढ़ा, धातुओं की सक्रियता श्रेणी क्या है, धातुओं की सक्रियता श्रेणी की विशेषताएं जो आपके 6 नंबर में क्वेश्चन में बनी थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे धातुओं की सक्रियता श्रेणी क्या होती है, इसकी विशेषताएं। आई होप आपको ये उत्तर समझ में आया होगा। यदि समझ में आया देन अच्छी बात है। हम आगे के क्वेश्चन देखते हैं। आगे जो अब बायोलॉजी पार्ट के क्वेश्चन आप देख सकते हैं, उपखंड गा है ना, उपखंड गा के सोल्यूशन में सबसे पहला है क्वेश्चन 8 नंबर, रुधिर दाब किसे कहते हैं, इसका मापन किस यंत्र द्वारा किया जाता है। 2+2 नंबर में है, 4 नंबर में। तो आइए इसका आंसर आपको दिखाते हैं। सबसे पहले रुधिर दाब को बीपी, आप जानते होंगे बीपी है ना, ब्लड प्रेशर है ना, रुधिर दाब को अंग्रेजी में ब्लड प्रेशर बोलते हैं। उपखंड का सॉल्यूशन कर रहे हैं उत्तर नंबर 8 का। तो रुधिर दाब क्या है, रक्त दाब या रुधिर दाब रक्त वाहिकाओं की दीवारों पर लगने वाले दबाव को कहते हैं। भाई रक्त दाब या रुधिर दाब क्या है, जब रक्त वाहिकाओं की दीवारों पर कोई दाब लगता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रक्त दाब या रुधिर दाब, जिसे बीपी ब्लड प्रेशर कहते हैं, है ना। सामान्य तौर पर मनुष्यों में प्रकुंचन दाब 120 mmHg होता है, जिसको मिलीमीटर बोलते हैं, है ना। और अनुशीतलन दाब 80 mmHg होता है, जिसको भी मिलीमीटर में हम बोलते हैं। और रक्त दाब को हम पारे के मिलीमीटर mmHg में मापते हैं। तो ये हो गया रुधिर दाब के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी, इसकी परिभाषा वगैरह, रुधिर दाब क्या है तो आप इतना लिख देंगे, देन आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद रुधिर दाब का मापन जो है स्फाइगमोमैनोमीटर है ना, स्फाइगमोमैनोमीटर के नाम यंत्र से नापते हैं, नामक यंत्र से, नामक यहाँ पे आप लिख सकते हैं, नामक यंत्र से नापते हैं। तो इसके भी आपके 2 नंबर मिल गए। मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बायोलॉजी पार्ट का, तो ये आपके एग्जाम में बन सकता है और कई बार बना भी है ना। तो ध्यान रखिए, इसको पढ़ लीजिएगा। चलो आगे के क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। आगे क्वेश्चन है 9 नंबर, बाजार में खरीदारी करते समय प्लास्टिक की थैलियों की अपेक्षा कपड़े की थैली क्यों लाभप्रद है। भाई जब हम बाजार में जाते हैं तो पॉलीथीन आती है, पन्नी जो आती है उसका प्रयोग ना करके, प्लास्टिक की पन्नी का प्रयोग ना करके कपड़े की थैली का प्रयोग करें तो उससे क्या लाभ है। तो इसका उत्तर आपको मैं समझा दे रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर देखो, 4 नंबर में एक क्वेश्चन बना है, तो उत्तर नंबर 9 है ना, इसी का सोल्यूशन हमको करना है। तो देखो, बाजार में खरीदारी करते समय प्लास्टिक की थैलियों की तुलना में कपड़े की थैलियाँ ज़्यादा फायदेमंद होती हैं, क्योंकि वे पर्यावरण के लिए बेहतर होती हैं। आप जानते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए ही हम पॉलीथीन का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, और कपड़ों की थैलियों का प्रयोग ज़्यादा कर रहे हैं ना। तो कपड़े की थैलियाँ जैव निम्नीकरणीय, टिकाऊ और प्रयोज्य होती। प्रयोज्य का मतलब पुनः प्रयोज्य होती हैं, दोबारा उनको बार बार प्रयोग कर सकते हैं, जबकि पॉलीथीन का प्रयोग हम बार बार नहीं कर सकते। ये जैव निम्नीकरण है और ये टिकाऊ भी है, मजबूत भी। एक बार ये पॉलीथीन तैयार हो गई तो इनका हम कई बार प्रयोग कर सकते हैं, तब तक ये फटेंगी नहीं, है ना। फिर प्लास्टिक की थैलियों के मुकाबले में कपड़े की थैलियों के फायदे आप देख सकते हैं, क्या लिखा है, लाभप्रद हैं। फायदे आपको बताना है तो क्या लिखेंगे आप, कपड़े की थैलियाँ पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करती। जो कपड़े की थैलियाँ हैं वो पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करती। दूसरा क्या है, कपड़े की थैलियों में ज़्यादा सामान रखा जा सकता है, और कपड़े की जो थैलियाँ होती हैं उसमें हम ज़्यादा सामान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, इन्हें बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। भाई जो
प्लास्टिक की पन्नियाँ हैं उनको बार बार हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, बल्कि कपड़े की जो थैलियाँ हैं उन्हें हम बार बार उसमें हम सामान ला सकते हैं, है ना। फिर कपड़े की थैलियाँ प्लास्टिक के उपयोग को कम करती हैं और इसलिए प्लास्टिक प्रदूषण को भी कम करती है। भाई जितना हम प्रयोग कपड़े की थैलियों को करेंगे उतना ही प्लास्टिक का निर्माण कम होने लगेगा। भाई उनका कोई प्रयोग नहीं करेगा तो उनकी बिक्री भी बंद हो जाएगी, इस प्रकार उनका प्रयोग कम हो जाएगा, जिससे प्लास्टिक की कमी के कारण प्रदूषण जो होगा वो कम होगा। तो आई होप आपको समझ में आएगा। इस प्रकार आप लिखेंगे तो 4 नंबर फट से मिलेंगे, एग्जाम में तुरंत नंबर देगा। एकदम बढ़िया क्वेश्चन का आंसर सटीक लिखा हुआ है, फालतू बवाल नहीं, फालतू कोई तामझाम नहीं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं, इसके क्या लाभ हैं। 2 + 2 नंबर, 2 नंबर किसके हैं, वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा और इसके लाभ 2 नंबर में। इसका आंसर आपको दिखाता हूं, कैसे लिखेंगे 10 नंबर। उत्तर नंबर 10 का क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखेंगे, वाष्पोत्सर्जन पौधों द्वारा मिट्टी से पानी सोखने और उसे वाष्प के रूप में छोड़ने की प्रक्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। पौधों द्वारा मिट्टी से पानी सोखने और उसे वाष्प के रूप में छोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। यह पौधों के शरीर में होने वाली एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यह पौधों के शरीर में होने वाली एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है, क्या, वाष्पोत्सर्जन, है ना। वाष्पोत्सर्जन जो है पौधों में होने वाली एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। अब बात करते हैं वाष्पोत्सर्जन के लाभ क्या है। तो पहला लाभ क्या है, यह पौधों के शरीर के विकास में मदद करता है। वाष्पोत्सर्जन जो होता है, वाष्पोत्सर्जन वो पौधों के शरीर के विकास में, मतलब पौधों की लंबाई को बढ़ाने में विकास करता है। फिर दूसरा है, यह पौधों में पानी और खनिज लवणों के अवशोषण और वितरण में मदद करता है। क्या करता है, जो वाष्पोत्सर्जन होता है वो पौधों में पानी और खनिज लवणों के अवशोषण और वितरण में मदद करता है। फिर नेक्स्ट क्या है, यह पौधों के शरीर को ठंडक प्रदान करता है, ठंडा रखता है, शीतल रखता है। इस कारण से पेड़ जो हैं हमें छाया देते हैं, समझ रहे हो। तो यह पौधों के शरीर को ठंडक प्रदान करता है। यह पौधों की जड़ों से पानी को विभिन्न भागों तक पहुंचाने में मदद करता है। इस प्रकार आपके 4 नंबर पक्के हो गए बोर्ड एग्जाम 2025 में, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड पेपर में बन सकता है। तो ये टोटल 10 क्वेश्चन थे, है ना, जिनका मैंने सोल्यूशन करा दिया। ये उपखंड का में 10वां क्वेश्चन हो गया। 11 नंबर क्वेश्चन आप स्वयं करेंगे। यदि आप इसका आंसर नहीं पाते हैं तो कमेंट करेंगे, मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा, है ना। तो मानव हृदय की आंतरिक संरचना क्रिया विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। 6 नंबर में ये मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बात ध्यान रख लेना, है ना। मानव हृदय की संरचना कई बार पूछा गया और अब की बार भी 100% चांस है, 100% जो आ सकता है आपके बोर्ड में। देन आप इसको जरूर तैयार कीजिएगा, हल्के मत लीजिए, ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट है ना। फिर अथवा में पादप हार्मोन क्या है, इनके नाम व कार्य बता सकते हैं। तो ये टोटल 11 क्वेश्चन थे। इसमें लिखने वाली में 50 नंबर के जो आपका वर्णनात्मक प्रश्न बनता है ना, वर्णनात्मक प्रश्न बनते हैं लिखने वाले, जैसे कि मैंने आपको लिख के इस तरीके से बताए ये वाले, है ना। तो इस प्रकार आपने पूरा प्री बोर्ड का पेपर, क्लास 10th साइंस का 2025 बोर्ड एग्जाम का पूरा पेपर आप देख सकते हैं। देखो कैसे मैंने सॉल्व करके बताया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट में बताएं कि ये वीडियो आपको पसंद आई या नहीं आई, है ना। क्या आपको इससे तैयारी मिल रही है, अच्छी तैयारी हो रही है आपकी या नहीं हो रही, ये आप कमेंट में जरूर बताएंगे। साथ में लाइक करके जाएंगे, आप लाइक नहीं करते वीडियो को ना, तो एक अच्छा सा कमेंट कर सकते हैं। भाई इतनी मेहनत से मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, एटलीस्ट आपको ये तो करना है, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करके जाना है। इससे मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं आपकी तैयारी अच्छे तरीके से कराऊंगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो आप अपनी तैयारी अच्छे तरीके से करते रहें। कमेंट में बताएंगे कि आपको किस टॉपिक या किस पेपर की आवश्यकता है जिस पर मैं वीडियो बनाऊँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करते रहिए।